नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। हमने जो 2 क्लास डाली थी वो राजस्थान के इतिहास से संबंधित थी। प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित जो प्रमुख व्यक्ति थे उनके बारे में हमने ट्रिक से पढ़ा। आज जो मैं क्लास लेकर आया हूँ वो मनोविज्ञान से संबंधित क्लास है। और जो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भी राज्य में शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो मनोविज्ञान जो है वो तो आता ही आता है। और उसमें भी जो बाल विकास से संबंधित प्रश्न है वो हमेशा पूछे जाते हैं। और हर पेपर, आप चाहे किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको जो है वो परिभाषाओं से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो परिभाषाओं को जो याद करना है वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मनोविज्ञान में जितनी भी परिभाषाएं दी है वो लगभग एक समान ही अपन को लगती है। और जो मनोवैज्ञानिक है वो भी पश्चिमी देशों के मनोवैज्ञानिक है, इस वजह से उनके जो नाम है उन नामों में भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है। उनके जो नाम है वो भी हमें याद करने में बड़ी कठिनाई होती है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए मैं जो है वो आपके सामने एक ट्रिक के माध्यम से इन परिभाषाओं को कैसे याद रखा जाए तो वो ट्रिक लेकर आया हूँ। तो आप जो है वो 1-2 बार इस वीडियो को देखिए, उसके बाद ये परिभाषाएं जो है वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। तो अपन शुरू करते हैं वीडियो को। पहला है स्टैंग, ठीक है, ये स्टैंग है, एक बिंदी लगा देना। स्टैंग क्या कहते हैं कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। तो स्टैंग को अपन को क्या पढ़ना है? स्ट्रॉन्ग पढ़ना है। ये स्टैंग क्या है? स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग आदमी की बताओ मुझे क्या पहचान होती है कि यदि वो असफलता के बाद भी अपने भावी जीवन का शिलान्यास कर लेता है। स्टैंग को अपन को क्या पढ़ना है? स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग आदमी की क्या पहचान होती है कि वो असफलता के बाद भी अपने भावी जीवन का शिलान्यास कर लेता है। अब यदि आपसे परीक्षा में ये लाइन आ जाए कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, उक्त परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है, तो आपको पता है, बस ये लाइन पकड़नी है, भावी जीवन का शिलान्यास। और भावी जीवन का शिलान्यास कौन करता है? तो स्ट्रॉन्ग आदमी ही जो है वो भावी जीवन का शिलान्यास करता है। और स्ट्रॉन्ग आदमी से क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ। तो इस तरह से जो है इस परिभाषा को आप याद कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली परिभाषा है वो है ब्रिजेस की। ब्रिजेस क्या कहता है कि 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ब्रिजेस क्या कहता है कि 2 वर्ष की उम्र तक बालक में जो है वो लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। तो अब देखो, ब्रिजेस से अपन को क्या मिलता है? ब्रिज प्लस संवेग। बीज और संवेग। अपन ब्रिजेस को कैसे तोड़ सकते हैं कि बीज प्लस संवेग, यानी कि दो यानी कि जो सभी संवेगों के बीजों का जो है वो विकास हो जाएगा। तो इसको अपन को कैसे याद रखना है कि ब्रिजेस से क्या आ जाएगा? बीज, यानी कि जो बीज रूपी संवेग है उनका विकास हो जाएगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर परीक्षा में आ जाए कि 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, तो संवेगों का विकास से आपको क्या लाइन याद रखनी है? ब्रिजेस, ठीक है। अब है आगे है कि जे न्यूमैन। अब जे न्यूमैन ने क्या कहा था कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? तो न्यूमैन का मतलब क्या होता है? नया आदमी। न्यूमैन का मतलब क्या होता है? नया आदमी। और आप मुझे बताओ कि जब आप किसी चीज़ पर पहली बार जाते हैं, चाहे आप किसी कोचिंग में जाओ, चाहे आप कोई कोर्स लो, या आप चाहे किसी कंपनी में जाओ, तो आपका जो शरीर व मस्तिष्क है वो बड़ा ग्रहणशील होता है। और फिर धीरे धीरे जब आप उस काम को करते जाते हैं फिर आप में आलस आता रहता है। तो बस अपन को यही तो याद रखना है, न्यू मैन यानी नया मैन। और नया मैन क्या होता है? बड़ा ग्रहणशील होता है। उसका शरीर व मस्तिष्क जो है वो बड़ा ग्रहणशील होता है। अब ये लाइन यदि परीक्षा में आ जाए कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है, उक्त परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है, तो अपन को पता है शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील। तो बच्चे बताओ, शरीर व मस्तिष्क, सबसे ज़्यादा शरीर व मस्तिष्क किसका ग्रहणशील होता है? तो न्यूमैन का होता है, नए आदमी का होता है। और यदि न्यूमैन का नाम आ जाए और इसकी परिभाषा पूछ ले तो
ठीक है, जो लिखित में पूछी नहीं जाती, फिर भी यदि आपको याद रखनी है तो न्यू मैन यानी नया मैन, और नया मैन यानी नया आदमी, और नया आदमी का क्या होता है, शरीर व मस्तिष्क जो है वो बड़ा ग्रहणशील होता है। तो इस तरह से जो है वो ये आप परिभाषा याद रख सकते हो। फिर अपन आते हैं चौथी परिभाषा पे, वैलेंटाइन। वैलेंटाइन महोदय क्या कहते हैं कि 6वां अवस्था जो है वो सीखने का आदर्श काल है। अब देखिए इस परिभाषा को कैसे याद रखना है कि वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है, 14 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो वैलेंटाइन डे है ये प्रेम सीखने का आदर्श काल है कि किस तरह से प्रेम को जो है वो निभाया जाता है, किस तरह से प्रेम किया जाता है, या ये जो प्रेम सीखने का आदर्श काल मुझे बताओ कौन सा है, तो वो है वैलेंटाइन डे। तो फिर वैलेंटाइन ये तो कह रहे हैं कि 6वां अवस्था जो है वो सीखने का आदर्श काल है। क्या है, सीखने का आदर्श काल। अब यदि परीक्षा में लाइन आ जाए कि 6वां अवस्था सीखने का आदर्श काल है, उक्त परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, तो मुझे बताओ सीखने का आदर्श काल सबसे अच्छा कौन सा है, तो वैलेंटाइन डे है। तो वैलेंटाइन महोदय ने तो दी है, और यदि वैलेंटाइन महोदय का नाम आ जाए और परिभाषा जो कभी आती नहीं है रिटर्न में, लेकिन आपको याद रखना है, तो वैलेंटाइन से कैसे याद रखोगे कि वैलेंटाइन डे के दिन क्या होता है, सीखने का आदर्श काल है, प्रेम सीखने का जो है वो आदर्श काल है। तो इस तरह से ये परिभाषा आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। अब है आगे क्रो एंड क्रो, एक मनोवैज्ञानिक है। ये दोनों जो है वो हस्बैंड वाइफ थे, क्रो एंड क्रो, और दोनों ने ही मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कार्य किया, और मनोविज्ञान के क्षेत्र में दोनों का ही बहुत ज़्यादा योगदान है। तो इन्होंने 6वां अवस्था के संबंध में क्या कहा कि 20वीं शताब्दी जो है वो बालकों की शताब्दी है, क्योंकि 20वीं शताब्दी से पहले बाल विकास पर इतना काम नहीं किया जाता था। लेकिन जैसे ही 20वीं शताब्दी आई, 1908 ईस्वी में स्टैनली हॉल ने जो है वो बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि 20वीं शताब्दी जो है वो किसकी शताब्दी है, बालकों की शताब्दी है। तो अब आप देखो इसको कैसे याद रखोगे, क्रो यानी कि कोआ होता है वो सिर्फ 20-20 बिस्कुट खाता है। आपको पता है ना, एक लाल पैकेट में आते हैं 20-20 बिस्कुट, तो जो कोआ है, जो क्रो है, वो सिर्फ 20-20 बिस्कुट ही खाता है। अब जैसे मेरे गली के कुत्ते हैं, मेरे गली में कुत्ते हैं, तो मैं उनको बिस्किट देता हूँ। अब हालत ये है कि वो रोटी खाते ही नहीं, सिर्फ वो पार्ले जी बिस्किट खाते हैं। वैसे ही ये जो कोआ है वो क्या है कि सिर्फ 20-20 बिस्कुट खाता है, और वो कोई भी बिस्कुट नहीं खाता। अब देखो आपको कैसे याद रखना है, यदि इन ट्रिक को आप 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ ले, इस वीडियो को अगर आप 2 या 3 बार देख ले, या फिर इन ट्रिक को किसी कॉपी में उतार के आप 2 से 3 बार याद कर ले, तो सारी परिभाषा है वो आपको याद होने लग जाएगी। अब यदि आपको कोई क्रो एंड क्रो शब्द दिखे और आपको ये कि इन क्रो एंड क्रो ने 6वां अवस्था के संबंध में कौन सी परिभाषा दी थी, तो अपन को सीधी याद हो जाएगी कि क्रो एंड क्रो यानी कोआ। तो कोआ क्या खाता है, 20-20 बिस्किट खाता है। यानी कि क्रो एंड क्रो ने कहा था कि 20वीं शताब्दी जो है वो बालकों की शताब्दी है, या फिर ऐसा आ जाए कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, तो अपन को पता है कि जो 20-20 बिस्कुट है वो कौन खाता है, तो वो तो क्रो एंड क्रो खाता है। तो इस तरह से जो है वो इस परिभाषा को आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आगे की परिभाषा है रॉस। क्या है, रॉस ने क्या कहा कि शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। अब मुझे बताओ कि इस रॉस को अपन को क्या पढ़ना है, जॉस। ये रॉस नहीं है, ये जॉस है अपने लिए, ये है तो वास्तव में रॉस ही है, लेकिन अपन को इस रॉस को क्या पढ़ना है, जोश पढ़ना है। और मुझे बताओ कि जब कोई व्यक्ति जोश में होता है तो वो क्या करने लग जाता है, कल्पना करने लग जाता है। अगर किसी व्यक्ति का किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो फिर वो आदमी जो है वो जोश में आ जाता है, और जोश में आके कल्पना करने लग जाता है कि मैं इसको एक मुक्का मारूंगा तो ये उड़ के चला जाएगा। जैसे मैं मेरी स्कूल में भी जब जाता हूँ तो जो छोटे बच्चे हैं वो झगड़ते हैं, झगड़ने के बाद जैसे ही एक बच्चा जोश में आता है फिर वो कल्पना करने लग जाता है कि मैं तुझे एक मुक्का मारूंगा और तू यहाँ से उड़ के चला जाएगा। तो इस तरह से व्यक्ति जो है वो कल्पना कब करने लगता है, जब वह व्यक्ति जो है वो जोश में आता है। तो बस यही आपकी परिभाषा याद हो गई। जैसे ही परिभाषा आए शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। अब हमें इसमें कल्पना का नायक शब्द पकड़ लिया हमने। अब मुझे बताओ कल्पना व्यक्ति कब करता है, जब वह जोश में होता है, और जोश से ही जो अपन को शब्द पकड़ना है वो है रॉस। या फिर पूछ ले कि
जो रॉस ने शैशव अवस्था के बारे में क्या कहा, तो अपन को बहुत अच्छे से पता है कि रॉस को अपन को क्या पढ़ना है, जोश। और जोश में जब व्यक्ति होता है तो वो क्या करने लग जाता है, कल्पनाएं करने लग जाता है, वह कल्पना का नायक बन जाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा जो है वो आपको बहुत अच्छे से याद हो रही होगी और आपको पढ़ने में भी जो है वो बड़ा मजा आ रहा होगा। अब अपनी जो आगे की परिभाषा है वो है एडलर। एक मनोवैज्ञानिक महोदय है, उनका नाम है एडलर। एडलर महोदय ने क्या कहा कि शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। तो अपन को ये जो लाइन है ये याद रखनी है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। जैसे ही ये लाइन अपन को कहीं दिखे, अपन को सीधा एडलर महोदय के ऊपर टिक लगाना है। अब इस लाइन को भी कैसे याद रखना है, तो एडलर महोदय से अपन को क्या याद रखना है, एड का मतलब क्या होता है, विज्ञापन। यानी कि जब हम YouTube पर कोई क्लास देख रहे होते हैं और हमारे सामने ऐड आ जाती है, कोई विज्ञापन आ जाता है, तो उसके कुछ समय बाद ही अपन ये तय कर लेते हैं कि इस ऐड को देखना है या नहीं देखना है। 5 सेकंड के बाद अगर अपन को वो ऐड अच्छी लगती है तो अपन पूरी देखते हैं, नहीं लगती तो फिर अपन उस ऐड को स्किप कर देते हैं। यानी कि उस ऐड को थोड़ा सा देखने के बाद ही हम जो है वो उस ऐड का जो भविष्य है, उस ऐड का भविष्य में क्या स्थान है वो अपन देख लेते हैं, उसको भविष्य में देखना है या नहीं। तो जैसे ही आपको ये पूछे कि भविष्य में उसका क्या स्थान है, तो किसका स्थान है, जगह ऐड जो विज्ञापन होते हैं उनका भविष्य में क्या स्थान है, तो अपन उससे जो है वो एडलर नाम याद रख सकते हैं। एडलर से आपको क्या याद रखना है, ऐड का मतलब विज्ञापन। यानी कि जब हम YouTube पर कोई क्लास देख रहे होते हैं और हमारे सामने कोई विज्ञापन आ जाता है, तो हमें उस विज्ञापन को देखना है या नहीं, वो कुछ समय बाद ही जो है वो अपन तय कर लेते हैं कि इस विज्ञापन का भविष्य में क्या स्थान है। अपन उसको रेटिंग भी दे देते हैं। तो इस तरह से जो है वो ये परिभाषा आप याद रख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से जो है वो ये परिभाषा आप याद कर सकते हैं और पढ़ने में भी बहुत मतलब मज़े के साथ पढ़ते पढ़ते जो है इन परिभाषाओं को आप याद कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपको कोई तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है या सोचने की ज़रूरत नहीं है या कि ये परिभाषा मुझे याद नहीं हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो मनोविज्ञान की परिभाषा है वो मैं तो मानता हूँ सबसे आसान टॉपिक है, बस आपको समझना है उसको। अगर आपने समझ लिया तो और ट्रिक के माध्यम से उन परिभाषाओं को याद कर ली तो आप मज़े में उन परिभाषाओं को याद करेंगे और जो आपके सवाल है वो भी गलत होने की संभावना न के बराबर है, बहुत कम है। अब सिगमंड फ्राइड, देखिए सिगमंड फ्राइड जो है वो शैशवावस्था के संबंध में क्या कहते हैं कि शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वह वयस्कों की भांति उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, पूरे मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम प्रवृत्ति पर सबसे ज़्यादा अगर कोई काम करने वाले मनोवैज्ञानिक है तो वो है सिगमंड फ्राइड। अगर मतलब पूरे मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम प्रवृत्ति पर सबसे ज़्यादा और सबसे व्यवस्थित अगर किसी ने काम किया है तो वो है सिगमंड फ्राइड। इसलिए जहाँ पर भी आपको परिभाषा पूछे और उसमें काम प्रवृत्ति शब्द आए वहाँ पर आप जो है वो सिगमंड फ्राइड को राइट कर दीजिए। 99% वो सवाल जो है वो आपके सही होने की संभावना होती है, क्योंकि काम प्रवृत्ति पर सबसे ज़्यादा और व्यवस्थित जो काम है वो सिगमंड फ्राइड ने ही किया है। तो बस अपन जैसे ही काम प्रवृत्ति आए किसी परिभाषा में वहाँ पर अपन को क्या चूज करना है, सीधा सिगमंड फ्राइड। ठीक है, अब आगे और परिभाषा। अब है वॉटसन महोदय क्या कहते हैं कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। वॉटसन महोदय क्या कहते हैं कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। यानी कि शैशवावस्था में जो बालक के सीखने की सीमा व तीव्रता है वो विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। तो इसकी ट्रिक अपन कैसे याद रखेंगे, वॉटसन आपको पता है एक ऑस्ट्रेलियन ओपनर बल्लेबाज थे स्टैन वॉटसन, अभी तो उन्होंने संन्यास ले लिया। तो वो जब पहले नंबर पे आते थे, जब वो ओपनिंग में आते थे तब जो है वो बहुत ही तीव्र गति से खेलते थे, लेकिन जब यदि वो तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर आते थे तो वो तीव्र गति से नहीं खेल पाते थे। तो अपन को यही तो याद रखना है, वॉटसन। जैसे ही वॉटसन का नाम आए अपन के दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि वॉटसन जो है ये ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बल्लेबाज है और जब ये पहले या दूसरे नंबर पे आते थे तो बहुत तीव्र गति से जो है
बहुत तीव्र गति से सीखते थे, बहुत तीव्र गति से जो है इनका विकास होता था, बहुत तीव्र गति से रनों का विकास होता था। जब वॉटसन महोदय जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ये बल्लेबाज थे और ये जब ओपनिंग में आते थे तो बहुत तीव्र गति से रनों का विकास होता था, और जब ये दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवें, छठे नंबर पे आते थे तो उस गति से रनों का विकास नहीं हो रहा था। तो अब जैसे ही यदि वॉटसन का पूछ ले कि वॉटसन महोदय ने स्टेसवा अवस्था के संबंध में कौन सी परिभाषा दी है, तो अपन को एक लाइन याद रखनी है कि वॉटसन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बल्लेबाज थे, और जब ये पहले नंबर पे आते थे तो बहुत तीव्र गति से रनों का विकास होता था, और चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे आते थे तो रनों का विकास नहीं होता था। तो अब अपन परिभाषा बना सकते हैं कि वॉटसन महोदय ने ऐसा कहा होगा कि स्टेसवा अवस्था में जो है वो बालक के विकास की सीमा व तीव्रता अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। यदि परीक्षा में ये सवाल परिभाषा आ जाए कि शैशव अवस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है, तो बताओ सीधा सट अपन जो है वो वॉटसन के ऊपर जा सकते हैं कि भाई वॉटसन की जो तीव्रता है वो बहुत ही अधिक है। तो इस तरह से जो है वो इस परिभाषा को अपन याद रख सकते हैं। उसके बाद एक और परिभाषा दी है रूसो ने क्या कहा है कि बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है, इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में पहचान सकता है, याद कर सकता है और सोच सकता है। अब इसको अपन कैसे याद करेंगे कि रूस जो है, जो रूस देश है जिसकी राजधानी मॉस्को है, रूस भारत का हाथ, पैर व नेत्र है। तो आपको पता ही होगा रूस जो है वो भारत का सबसे अजीज मित्र है। भारत कि हर समय रूस ने मदद की, चाहे वो 1965 का वॉर हो, 1971 का वॉर हो, हर समय रूस ने जो है वो भारत की मदद की थी। जब भी भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के समर्थन में रहा, लेकिन रूस जो है वो हमेशा भारत का साथ प्रत्यक्ष रूप से दिया। तो जो रूस है, और अभी जो हमारे पास जो लड़ाकू विमान है उसमें से भी ज़्यादातर जो है वो रूस से ही आ रहे हैं। अभी आपने S-400 का सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो ये भी रूस की थी। तो रूस जो है वो भारत का हाथ, पैर व नेत्र है, नहीं है क्या, भारत का सबसे बड़ा अच्छा दोस्त है जो हमेशा भारत का साथ देता है। तो रूस जो है वो भारत का हाथ, पैर व नेत्र है। बस ये लाइन ही तो आपको याद रखनी है। अब जैसे ही आपको मनोविज्ञान के किसी परिभाषा में हाथ, पैर व नेत्र दिखे, आप सीधे रूसों पर जा सकते हो, और यदि रूसों का नाम लेकर आपको परिभाषा पूछ ले तो फिर आपको हाथ, पैर व नेत्र की तरफ जाना है। तो इस तरह से जो है वो ये परिभाषा भी आप याद कर सकते हो इस ट्रिक से बहुत अच्छे से। उसके बाद है सिगमंड फ्रायड ने कहा, फ्रायड की एक और परिभाषा है कि मनुष्य को जो कुछ बनना है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये किसने कहा? सिगमंड फ्रायड ने। तो फ्रायड यानी कि जब फ्रायड से अपन को क्या याद रखना है? फ्राई। क्या याद रखना है? फ्राई। फ्राइड से अपन को क्या याद रखना है? फ्राई। यानी कि जब हम सब्जी को फ्राई करते हैं तो वो कैसी बनेगी, वो 4-5 मिनट में जो है वो तय हो जाता है। यानी कि फ्राइड से अपन को क्या याद रखना है? फ्राई। यानी कि जब हम सब्जी फ्राई करते हैं तो वो कैसी बनेगी वो 4-5 मिनट में अपन को पता चल जाता है। अब यदि ये आ जाए कि फ्रायड महोदय ने शैशव अवस्था के संबंध में क्या परिभाषा दी, तो अपन को पता है कि फ्राइड यानी फ्राइड से अपन को क्या कौन से वर्ड पे जाना है? फ्राई। यानी कि जब भी हम कोई सब्जी फ्राई करेंगे तो वो 4-5 मिनट में हमें पता चल जाएगा कि वो सब्जी कैसी बनेगी। अब इसको परिभाषा में कन्वर्ट करना है तो अपन कर सकते हैं कि मनुष्य को जो कुछ बनना है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। ठीक है, या फिर यह परिभाषा आ जाए कि मनुष्य को जो कुछ बनना है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। अब अपने दिमाग में सीधा आएगा कि 4-5 मिनट में क्या बनता है, जगह सब्जी बनती है। और कैसे बनती है? फ्राई की हुई सब्जी बनती है। तो फ्राई की हुई सब्जी कौन बनाता है? फ्राइड बनाता है। तो इस तरह से जो है वो इस परिभाषा को आप याद रख सकते हो। ये जो वीडियो है वो आपको एक बार, जब आप पहली बार इन ट्रिक को आप सुन रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ऐसे अटपटा लग सकता है कि कैसे याद रखें, लेकिन यदि 2 या 3 बार आप जब इस ट्रिक को सुनोगे, 2 या 3 बार आप यदि रिवाइज कर ले तो ये सारी परिभाषाएं जो है वो आपको याद हो जाएगी, और ये इनमें से आपका कोई भी सवाल गलत होने की संभावना ही नहीं है। अब जो है वो आगे जॉन लॉक क्या कहता है? जॉन लॉक साहब क्या कहता है कि बालक का मस्तिष्क जो है वो कोरी स्लेट है, उस पर वह अपने अनुभव लिखता है। और उसने बालक को क्या कहा? टेबुला रासा कहा कि बालक का मस्तिष्क कैसा है? कोरी स्लेट है।
जिस पर जो है वो अपने अनुभव लिखता है। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे? तो जॉन से क्या आ गया? जॉन द डॉन। मोटू पतलू एक जो कार्टून आता है भारत में, जो छोटे बच्चे हैं उनमें बहुत ही फेमस कार्टून है मोटू पतलू। उसमें एक आता है जॉन द डॉन, और उस जॉन द डॉन का क्या होता है? दिमाग बिल्कुल नहीं होता है, वो हमेशा जो है वो उल्टे काम ही करता रहता है। तो जॉन द डॉन का दिमाग क्या है? कोरी स्लेट है। क्या है? कोरी स्लेट। और कोरी स्लेट वाले आदमी को अपन क्या कहते हैं? टेबुला रासा। तो अब सीधा आ गया कि बालक का मस्तिष्क जो है वो कोरी स्लेट है। तो अपन को पता है कोरी स्लेट किसका मस्तिष्क है? किसका मस्तिष्क कोरी स्लेट है? तो अगर जॉन द डॉन का मस्तिष्क जो है वो कोरी स्लेट है, ठीक है। जॉन द डॉन जो है उसका मस्तिष्क कोरी स्लेट है, तो अपन उससे याद रख सकते हैं कि जॉन लॉक हो गया, ठीक है। या फिर जो टेबुला रासा है, तो टेबुला रासा जिस बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान है उसे जॉन लॉक ने टेबुला रासा का है। तो इस तरह से जो है वो इन आप परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। मैंने ट्रिक के माध्यम से ये परिभाषाएं आपको समझाने का प्रयास किया है। कल मैं जो है वो बाल्यावस्था और किशोरावस्था की परिभाषाओं को भी आपको ट्रिक के माध्यम से समझा दूंगा। वैसे तो मनोविज्ञान में शैशवावस्था से संबंधित 1000 से 1500 परिभाषाएं होगी, लेकिन अपन को सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो सारी परिभाषाएं मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखना, या फिर कई शॉर्ट नोट्स बना देना रफ में, और जब आप उसको 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो ये जो परिभाषा है वो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। तो धन्यवाद साथियों। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।